गरीब माँ की अनपढ़ और पढ़ी लिखी बेटी के ससुराल में संस्कार। ये है रजनी। इनके पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप धोखा मत खाइए, बल्कि इनकी साड़ी देखकर समझ जाइए कि ये बहुत गरीब हैं और इस घर में ये सिर्फ साफ सफाई का काम करती हैं। इनका घर तो पुराना सा कच्ची मिट्टी का है, जहां इस समय इनकी बड़ी बेटी इनके घर आने का इंतजार कर रही है। ये है रजनी जी का कच्ची मिट्टी का बना घरौंदा, जिसमें इन्होंने अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो रही रजनी जी की बड़ी बेटी सिया, जो आंगन में चटाई पर बैठी स्वेटर बुन रही है, जो उसके या उसकी माँ के लिए नहीं बल्कि पड़ोसन के लिए है। आज बहुत देर हो गई, लेकिन मम्मी काम से अभी तक वापस नहीं आई। तभी घर के खुले दरवाजे से जीन्स और टॉप पहने, ट्रॉली बैग लिए, आंखों में चश्मा लगाए रजनी जी की छोटी बेटी यानी कि सिया की छोटी बहन रूमी की एंट्री होती है। मम्मी, मैं घर आ गई। मम्मी, कहाँ हो तुम? मम्मी मम्मी अभी काम से वापस नहीं आई है, बस थोड़ी देर में आती ही होंगी रूमी। अरे यार, कैसी है चुटकी? मैं एकदम मस्त हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम मस्त हूँ। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? दीदी मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत भूख लगी है, अभी कुछ खाने को दे दो, आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। मैं भी बुद्धू हूँ, तेरे आने की खुशी में ये भूल ही गई कि तू शहर से इतना लंबा सफर करके आई है तो थक गई होगी। तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए पानी और कुछ खाने को लाती हूँ। सिया किचन की तरफ जाती है। उसके जाते ही रजनी जी काम से घर वापस लौट आती हैं। उन्हें देखते ही रूमी उन्हें गले से लगा लेती है। मम्मी, आपके गले लग के मेरी थकान दूर हो गई। तुझे देखकर आज मेरी भी थकावट दूर हो गई। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगी। मैं काम नहीं करूंगी तो इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, और तेरी पढ़ाई के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? मम्मी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और रिजल्ट आते ही एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब कंफर्म है। अच्छा, तेरी जॉब लग गई है तो क्या सारी उम्र तू कुंवारी यहीं बैठी रहेगी क्या? मैं तुम दोनों बहनों की शादी एक साथ करके बहुत ही जल्द तुम दोनों बहनों को इस घर से विदा कर दूंगी। सारी उम्र तो यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो मैं अपनी सैलरी आपको ही दूंगी ना। रूमी रजनी की बातें सिया किचन से सुन रही थी। वो किचन से उन दोनों के पास एक हाथ में पानी का गिलास लिए और एक हाथ में नमकीन से भरी प्लेट लिए हुए आती है और रजनी जी से, क्या माँ, जब देखो तब आप हमारी शादी की ही बात करती रहती हो। रूमी की तरफ देखकर, तूने जो कहा वो मैं समझी नहीं रूमी। रिजल्ट आए बिना ही तेरी जॉब कैसे लग गई, जबकि हमारे मोहल्ले के कितने सारे लड़के और लड़कियां कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी जॉब के लिए भटक रहे, उन्हें तो नहीं मिल रही जॉब। यार दीदी, आप अगर मेरी तरह पढ़ी लिखी होती तो आपको पता होता कि मेरे जैसे शार्प माइंड टैलेंटेड लोगों को बड़ी बड़ी फर्म्स उनके ग्रेजुएशन से पहले ही कॉलेज में इंटरव्यू लेकर उन्हें अपॉइंट कर लेती है और उनके ग्रेजुएशन से पहले ही उनकी जॉब कंफर्म हो जाती है एंड रिजल्ट आते ही अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में होता है। अच्छा, अब मैं समझी। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी छुटकी बहुत शार्प माइंडेड और होशियार है और आप डम माइंड और बेवकूफ। ये तू क्या कह रही है रूमी? अपनी बड़ी दीदी को ऐसे नहीं बोलते। मैं मजाक कर रही हूँ मम्मी। बहुत दिनों बाद रूमी से मिलकर रजनी जी और सिया बहुत खुश थी और सिया भी घर वापस आकर बहुत खुश थी। आप सोच रहे होंगे कि रजनी जी ने अपनी बड़ी बेटी को अनपढ़ रखकर अपनी छोटी बेटी को ही क्यों पढ़ाया। आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि रजनी जी ने ऐसा क्यों किया, या फिर न पढ़ना सिया का ही फैसला था। रूमी को घर आए हुए 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन घर के काम के लिए उसे ना तो सिया कहती है और ना ही उसकी माँ रजनी। लेकिन जब राशन लेने सिया मार्केट गई हुई थी तब मजबूरन रजनी कमरे में बैठी फोन पर रील देख रही। रूमी को काम के लिए बोलना ही पड़ा। रूमी, तेरी बड़ी बहन मार्केट गई हुई है और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, तो आज दोपहर का खाना तू ही बना ले। मम्मी, आपको तो पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो प्लीज आप ही खाना बना लो ना। बहुत दिनों से मैंने आपके हाथ का बना खाना नहीं खाया। जब से हॉस्टल से आई हूँ तब से दीदी ही खाना बना रही है। प्लीज मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। ठीक है, मस्का मत लगा। तुझे आज मेरे हाथ का बना ही खाना खाना है तो मैं बनाती हूँ। इतना कहकर रजनी किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद मार्केट से राशन लेकर सिया भी घर वापस आ जाती है। तभी कमरे में बैठी रूमी से, मम्मी कहाँ है रूमी? दिखाई नहीं दे रही, कहीं फिर से काम पर तो नहीं चली गई? माँ किचन में खाना बना रही है। तुझे तो पता है ना कि आज मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है और तू उनकी हेल्प करने की बजाय यहाँ बैठी रील देख रही है। मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे घर के काम करने आते हैं, खासकर खाना बना। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी करवा सकते हो मुझसे, लेकिन प्लीज मुझे घर के काम करने को मत बोला करो।
सिया रूमी से बहस करने से अपनी माँ की मदद करना ज्यादा जरूरी समझती है, इसलिए वो अपनी माँ के पास किचन में उसकी हेल्प करने चली जाती है। अगले दिन तबीयत ठीक हो जाने के बाद रजनी एक बार फिर सुबह सुबह अपने काम पर चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसकी फ्रेंड्स कविता उसके घर आती है। सिया हॉल में खड़ी कविता के पास जाकर उनके पैर छूकर, नमस्ते आंटी जी, आप कैसे हो और घर पर सब लोग कैसे हैं? मैं तो एकदम अच्छी हूँ और घर पर भी सब लोग अच्छे। तू बता कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ आंटी जी। तेरी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं मेरे आने से पहले वो काम पर तो नहीं चली गई? जी आंटी जी, अभी कुछ देर पहले ही वो घर से निकली हैं। तभी कविता की नजर वहां पास ही रखी कुर्सी पर बैठी हाथ में फोन पकड़े रूमी पर पड़ती है। अरे रूमी बेटा, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं, कब आई हॉस्टल से? बस आंटी कुछ दिन पहले ही आई हूँ। और बता रूमी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? आंटी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। इतना बोलकर रूमी वहां से उठकर कमरे में चली जाती है। रूमी के जाने के बाद रजनी जी भी घर वापस आ जाती हैं। अरे रजनी, तुम इतनी जल्दी घर वापस आ गई? सिया तो बता रही थी कि तुम काम पर गई हो। घर से तो मैं काम पर जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन रास्ते में मुझे चक्कर से महसूस हुए तो मैं वापस लौट आई। तुम मेरा छोड़ो अपना बताओ, ये बताओ तुम कब आई? तुम्हारे घर से निकलने के कुछ देर बाद ही। मम्मी, मैंने कहा था ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम कर लो, काम बाद में कर लेना, लेकिन आप मेरी बात सुनती कहाँ हो? मुझे बाद में डांट लेना, पहले ये बता तूने कविता को चाय नाश्ता दिया या नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई थी, अभी लाती हूँ। इतना बोलकर सिया किचन की तरफ जाती है। रजनी, तुम्हारी छोटी बेटी के तो तेवर ही बदल गए हैं। अरे तुम तो जानती ही हो, वो बचपन से ही ऐसी है, और जब से उसे स्कॉलरशिप मिली है और वो हॉस्टल गई है, तब से वो पूरी तरह बदल गई है। रजनी, तुम इसके तेवर थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो शादी के बाद न जाने क्या होगा। मुझे भी इसी बात की चिंता खाए जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब तो इसकी जॉब भी लगने वाली है। अच्छा, तो ये बात है, मैं सब समझ गई। उन दोनों की बातें आगे बढ़ पाती उससे पहले ही सिया 2 कप चाय और 2 प्लेट नमकीन लेकर वहां आ जाती है। आंटी जी, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय और मेरे हाथों की बनी स्पेशल नमकीन, और मम्मी आप भी लीजिए। चाय नाश्ता करने के बाद कविता अपने घर चली जाती है। उसी दिन रूमी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई फोन पर रील देख रही थी। तभी वहां जीन्स टॉप पहने, मांग में सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र पहने उसकी बचपन की फ्रेंड ज्योत्सना और सृष्टि आती हैं। हमें तो आज ही पता चला कि तू हॉस्टल से घर आ गई है और हम तुझसे यहाँ मिलने चली आई। तुझे आए हुए आज 20 दिन हो गए, लेकिन आज तक तूने ना कभी हमें कॉल किया और ना ही मिलने आई। हाँ यार, क्या करूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। हाँ, तू तो हमें अब भूल ही जाएगी ना, तू ग्रेजुएट हो गई है और जॉब भी लग गई है। अरे ऐसी बात नहीं है यार, काफी दिनों बाद हॉस्टल से घर आई तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं हुआ। ग्रेजुएट हो गई हूँ तो क्या हुआ, अपनी बचपन की अनपढ़ फ्रेंड्स को कैसे भूल सकती हूँ? अनपढ़ मत बोल यार, वो तो घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी, नहीं तो हम दोनों भी तेरी तरह ग्रेजुएट होती। तेरे साथ ही तो हमने 12वीं पास की थी। वो तीनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहां ट्रे में 3 ग्लास पानी और 1 प्लेट नमकीन लेकर सिया आती है। अरे दीदी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल देती, मैं ही किचन से सबके लिए नाश्ता ले आती। रहने दे ज्योत्सना, दीदी ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, तो घर पर रहकर ही नहीं यही सब तो करना होगा। मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, पूरा घर अकेले संभालती हूँ। एक लड़की को पढ़ाई लिखाई के अलावा घरेलू काम भी आने चाहिए। मुझे पता है आप यही एक्सक्यूज दोगी, अगर मेरी तरह पढ़ लिख लेती तो आपको ये सब बहाने नहीं बनाने पड़ते, बल्कि आपकी भी मेरी तरह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई होती। रूमी की बातों से दुखी होकर सिया वहां से चली जाती है। अगली सुबह सिया किचन में नाश्ता बना रही थी और हमेशा की तरह रूमी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई फोन पर रील देख रही थी। तभी उसके पास जाकर रजनी, रूमी, जब तक तेरी बड़ी बहन नाश्ता बना रही है तब तक तू घर की साफ सफाई कर दे। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, आंगन भी बहुत गंदा है। मम्मी, मुझसे ये सब काम नहीं होते। ये काम करने के लिए आप दीदी से ही बोला करो, नाश्ता बनाने के बाद वही बाकी का काम भी कर देंगी। जब से हॉस्टल से आई है तब से देख रही हूँ तेरे नखरे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम 2 बहनों के होते हुए सिया अकेले ही पूरा घर संभाल रही है और तू पूरा दिन फोन में घुसी रहती है। मम्मी, मैंने घर के काम करने के लिए इतनी पढ़ाई नहीं की। तूने पढ़ाई की है तो क्या घर के काम नहीं करेगी? कविता बता रही थी कि उस दिन तूने उनसे बदतमीजी की थी और मैंने कल भी तेरी सारी बात सुनी, जो भी तूने अपनी बड़ी बहन को बोला। रूमी, पढ़ाई लिखाई के साथ संस्कार भी जरूरी है। अपनी दीदी को देख और सीख, वो कभी अपने से बड़ों का अनादर नहीं करती। अगर घर के काम नहीं सीखेगी और बड़ों का अनादर करेगी तो ससुराल में क्या करेगी? मम्मी,
घर के काम करने के लिए नौकर भी होते हैं और वैसे भी मेरी नौकरी लग ही गई है। मैं ससुराल में घर के काम करने के लिए नौकर रख लूंगी। दीदी को ससुराल में काम करना ही पड़ेगा, तो प्लीज ये लेक्चर ना आप उन्हें ही दो, मुझे परेशान मत करो। रोमी जब रजनी जी की बातें नहीं समझती तो गुस्सा होकर रजनी वहां से जाकर आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। रजनी जी के बार बार समझाने पर भी रोमी के एटीट्यूड में बदलाव नहीं आता। एक दिन परेशान रजनी हॉल में बैठी हुई थी, तभी वहां उनकी सहेली कविता आती है रजनी को परेशान देखकर। क्या हुआ रजनी, तुम परेशान क्यों हो? तुम तो जानती हो कविता, मेरी 2 बेटियां और दोनों ही जवान हैं। मुझे उनकी शादी की चिंता खाए जा रही है। मैंने जहां भी दोनों में से किसी की भी शादी की चर्चा की, बात कहीं जमी ही नहीं। मेरी ननद के गांव में 2 लड़के हैं, राघव और वीरेंद्र, जिनके घर वाले तुम्हारी दोनों बेटियों को अपनी अपनी बहू बना सकते हैं। एक को घरेलू और संस्कारी बहू चाहिए, लेकिन वो किसान है और ज्यादा पैसे वाले नहीं है, और एक को पढ़ी लिखी बहू चाहिए, वो बहुत ही रईस और नए ख्यालों के हैं, और हाँ, वो दोनों ही दहेज भी नहीं लेंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी ही अपनी ननद से बात करके उन लोगों को यहाँ बुला लो। मैं आज ही अपनी ननद जया से बात करती हूँ, अगर मामला जम गया तो कल ही वो लोग यहाँ आ जाएंगे। कविता अपनी नंद जया से बात करती है और सब कुछ उनकी उम्मीद के अनुसार ही होता है। अगले दिन सुबह राघव शर्ट पैंट पहने, अपने पिता राजा धोती कुर्ता पहने, उसकी मां ललिता साड़ी पहने, वीरेंद्र और उसके पिता संजू कोट पैंट पहने और वीरेंद्र की मां मीनाक्षी स्टाइलिश साड़ी पहने रजनी जी के घर पहुंच जाते हैं। उनके साथ कविता और जया भी थी। सलवार सूट पहने सिया और रूमी और पुरानी सी साड़ी पहने रजनी जी भी उनके साथ ही बैठी थी। घर के हॉल में इतने सारे लोगों के बैठने की जगह होने की वजह से रजनी जी ने आंगन में चटाई बिछाकर सब लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी। तभी सिया को देखकर ललिता, बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी सिया के बारे में हमारी पड़ोसन जया ने सब कुछ बता दिया। हमें उसी के जैसी संस्कारी बहू ही चाहिए थी। हमें आपकी बड़ी बेटी पसंद है। रूमी को देखकर मीनाक्षी, देखिए समधन जी, मतलब होने वाली समधन जी, अभी मैंने जो कहा आप मेरी बात का मतलब तो समझ ही गई होंगी। जया मेरी भी पड़ोसन है और उसने मुझे आपकी छोटी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो हमें पसंद है। जैसे कि रजनी जी ने सोचा था, उनकी दोनों बेटियों का रिश्ता एक साथ तय हुआ और उन दोनों की शादी भी एक ही दिन होती है। लेकिन रजनी ने ये नहीं सोचा था कि उनकी दोनों बेटियों की शादी एक ही गांव में 2 पड़ोसियों के यहाँ होगी और एक ही समय पर उन दोनों का गृह प्रवेश भी होगा। शादी का लाल जोड़ा पहने और 16 श्रृंगार किए रूमी शेरवानी पहने अपने पति वीरेंद्र के साथ उसके आलीशान बंगले की दहलीज पर खड़ी है और गृह प्रवेश की रस्म करने के लिए उसकी सास मीनाक्षी स्टाइलिश साड़ी और लहंगा पहने मेकअप किए उसका ससुर कोट पैंट पहने दहलीज के अंदर खड़े हैं। दहलीज पर रखे चावल से भरे कलश की तरफ इशारा करके मीनाक्षी ने बोला, बहू, कलश गिराकर घर के अंदर अपना पहला कदम रखो। ये सब क्यों होता है मम्मी जी? ये सब तो मैं भी नहीं जानती कि क्यों होता है। मेरी सास ने मुझसे करवाया था, अब मैं तुमसे करवा रही हूँ। सवाल पूछती हुई रूमी कलश में लात मारकर गृह प्रवेश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन सिया भी दुल्हन का लाल जोड़ा पहने और शेरवानी पहने अपने पति के साथ अपने घर की दहलीज पर खड़ी है, जो बिना किसी सवाल के चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करती। शादी के रिचुअल्स पूरे करते करते दोनों बहनें बहुत थक जाती हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाती हैं। लेकिन संस्कारी सिया सुबह सूरज उगने से पहले ही जागकर नहा धोकर नई साड़ी पहनकर मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और श्रृंगार करके किचन में जाकर खीर बनाकर 9 बजे से पहले अपनी सास ललिता, ससुर राजा और नंद वंदना को आंगन में बिठाकर खिलाती है। खीर खाते हुए राजा, बहू, ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब एक काम कर, तू भी खा ले। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, भूखी होगी तू भी। पापा जी, अभी इन्होंने नहीं खाया, इनके खाने के बाद ही खाऊंगी। बहू, हमें जैसी उम्मीद थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो, संस्कारी और गुणवान। इधर सिया ने उम्मीद के मुताबिक ससुराल से पहले दिन अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था और उधर सुबह के 10 बज जाने के बाद भी रोमी अपने कमरे में ही सोई हुई थी। किचन में स्टाइलिश साड़ी पहने खड़ी मीनाक्षी, रूमी बहू, सुबह के 10 बज गए हैं, तुम अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? बहू जल्दी करो, आज तुम्हारी चौका चुलाई की रस्म है। अपनी सास मीनाक्षी की आवाज सुनकर रूमी की नींद खुल जाती है। वो बिना नहाई नाइट ड्रेस चेंज करके गाउन पहनकर किचन में जाती है। उसने न तो मांग में सिंदूर लगाया था और न ही गले में मंगलसूत्र पहना था। ये क्या बहू, आज ससुराल में तुम्हारी पहली सुबह है और आज ही तुम इस हालत में किचन में चली आई। न सिंदूर, न मंगलसूत्र और न ही साड़ी, और बाल भी बिखरे हुए। तुमने तो नहाया भी नहीं। मम्मी जी, आपने आवाज लगाई तो मैं जल्दी जल्दी गाउन पहनकर बिना नहाए यहाँ भागी चली आई। और सब तो ये जानते ही हैं कि मेरी शादी हो गई है, तो साड़ी पहनने और सिंदूर मंगलसूत्र
एक्स्ट्रा इन सब चीजों की क्या जरूरत है मम्मी जी? वैसे बहू, तुमको एक मॉडर्न ससुराल मिला है, तुम्हें साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फटाफट तुम कुछ मीठा बना दो। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे हाथ का मीठा खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है। मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी, इसलिए मैंने पहले से ही खीर बनाकर रेडी कर दी थी। तुम एक काम करो, खीर के बर्तन को हाथ लगाकर शुभ कर दो और डाइनिंग हॉल में सबको सर्व कर दो। इस तरह दोनों बहनों की ससुराल में पहली सुबह होती है। अपने संस्कार के अनुसार सिया बहुत ही जल्दी अपने घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। सिया सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठकर पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाकर आंगन को गाय के गोबर से लीपती है और फिर नहा धोकर किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और अपने सास ससुर और पति के खाना खा लेने के बाद ही खुद खाती है। सुबह आंगन में धोती कुर्ता और साड़ी पहने बैठे ललिता और राजा। हमारी बहू कितनी संस्कारी है ना। हमारी उम्मीद से बढ़कर मिली है हमें हमारी बहू। और यहाँ दूसरी तरफ रोमी अपने बेडरूम में 9 बजे तक सोती रहती है और अपने कमरे तक को भी व्यवस्थित नहीं रख पाती। उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। पूरे कमरे में शर्ट, पैंट, गाउन, जीन्स, टॉप, जूते, सैंडल और मोजे बिखरे हुए रहते हैं। रूमी को खाना बनाना नहीं आता, जिस वजह से उसके ससुराल वाले एक कुक रख लेते हैं। रूमी जब तक सोकर उठती है तब तक कुक किचन में नाश्ता बना लेता है। आज सुबह कुक ने सैंडविच बनाई थी। किचन में स्टाइलिश साड़ी पहने खड़ी मीनाक्षी। पता नहीं रूमी बहू को कितनी गहरी नींद आती है। पूरा मोहल्ला सोकर उठ जाता है लेकिन इसकी नींद नहीं खुलती। तभी किचन में मॉडर्न ड्रेस पहने बिना श्रृंगार किए रूमी आती है और सैंडविच उठाकर खाने लगती है। ये क्या रूमी बहू, अभी तक न मैंने खाना खाया, न तुम्हारे पति और न ही तुम्हारे ससुर जी ने, और तुम हो की। मम्मी जी वो क्या है ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे जब भूख लगती है तो मुझे सिर्फ खाना ही दिखता है, और अगर आप लोग नाश्ता नहीं करोगे तो क्या मैं भूखी रहूंगी? ये आपको सोचना चाहिए ना कि सुबह सुबह जल्दी नाश्ता कर लें। रूमी जैसे मायके में थी वैसे ही ससुराल में थी। उसे अपने अलावा किसी से मतलब नहीं था। ठीक रूमी के जैसे ही सिया भी अपने ससुराल में वैसी ही थी जैसे अपने मायके में थी, मतलब सबका ख्याल रखने वाली और सम्मान करने वाली। एक दिन दोपहर में अपने सास ससुर को खाना खिला देने के बाद सिया अपनी नंद वंदना के अस्त व्यस्त रूम को व्यवस्थित करने लगती है। उस समय वंदना कॉलेज में थी। वंदना के बेड पर इधर उधर फैली बुक्स उठाकर सिया बुक शेल्फ में रख रही थी। तभी वहां उसके सास ससुर ललिता और राजा आते हैं। बहू, मैं सुबह से देख रही हूँ, आज सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। पहले कुछ खा ले, उसके बाद काम कर लेना। नहीं मम्मी जी, आज सुबह से ही ये खेत गए हुए हैं। इनके आते ही, इनके खाने के बाद मैं भी खाना खा लूंगी। बहू, अगर राघव शाम तक घर नहीं आएगा तो क्या तू शाम तक भूखी रहेगी? पापा जी, ये भी तो भूखे ही खेत में काम कर रहे होंगे, तो भला इनके भूखे रहते हुए मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? तुझ जैसी बहू पाकर हमारे तो भाग्य ही चमक गए। उसी रात आंगन के चूल्हे में सिया रोटी सेंक रही थी। तभी उसकी नंद वंदना उसके पास आकर, भाभी जी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। नहीं ननद जी, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई तो मैं कर ही लूंगी भाभी, लेकिन खाना बनाना भी तो आना चाहिए। घर के काम भी थोड़े बहुत आने चाहिए। अगर मुझे ये सब नहीं बनेगा तो ससुराल जाकर क्या करूंगी? सास के ताने ही सुनूंगी। आपकी तरह तारीफ थोड़ी ना सुनने को मिलेगी। अपने ससुराल में सिया अपनी नंद को भी अपने संस्कार दे रही थी। उधर रूमी अपनी पढ़ाई के घमंड में चूर, संस्कार तो दूर की बात है, अपने से बड़ों का लिहाज तक भूल गई थी। एक शाम वो अपने सास ससुर के साथ घर के गार्डन में चाय बैठी पी रही थी। तभी उसका पति वीरेंद्र ऑफिस से वहां आता है। रूमी उसे लेकर रूम चली जाती है। बहू को शर्म लिहाज है या नहीं? पति के आते ही उसे लेकर बेडरूम में चली गई। हम तो जैसे उसके सामने थे ही नहीं, हमारी इज्जत ही नहीं है उसकी नजरों में। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इतना घमंड मैंने कभी नहीं किया जितना उसे अपनी पढ़ाई का है। अगली सुबह शॉर्ट ड्रेस पहने रूमी वीरेंद्र के साथ पार्क जाने की तैयारी में थी। तभी हॉल में बैठी उसकी सास मीनाक्षी उसे देखकर टोकती है, बहू, इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं वीरेंद्र के साथ पार्क जा रही थी। बहू, तुमको किसी ने संस्कार नहीं दिए क्या कि बहुओं को घर से बाहर कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे नहीं? अभी अपने रूम में जाओ और साड़ी पहनकर आओ। मम्मी जी, अगर आपको संस्कारी बहू चाहिए थी तो मुझ जैसी ग्रेजुएट लड़की से अपने बेटी की शादी क्यों करवाई? किसी अनपढ़ लड़की से अपने बेटी की शादी करवा देती ना। अनपढ़ लड़की संस्कारी होती है, और भला मेरे कपड़े पहनने से मेरे संस्कारों का कैसे पता चलता है? मैं तुम्हारी सास हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मैंने तुम्हें टोका कि इतने छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर मत जाओ, लोगों की गंदी नजर पड़ती है। लोग मुझे कैसे देखते हैं, लोगों की नजर से मुझे क्या करना है? मम्मी जी, ये टोका टोकी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
रूमी का रूडली मीनाक्षी से बात करना वीरेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आता। रूमी, ये तुम मम्मी से किस टोन में बात कर रही हो? वो सही तो बोल रही है, क्या गलत बोला? तुम अभी उनसे माफी मांगो। ये तुम क्या बोल रहे हो वीरेंद्र? तुम्हारी माँ ने ही मुझे टोका और तुमने तो सुना ना उन्होंने मुझे क्या कहा। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। रूमी, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। तुम उनकी बहू हो और वो तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचेंगी। आई कांट बिलीव दिस कि तुम मुझसे इस टोन में बात करोगे। मैं अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुक सकती। अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। वीरेंद्र और मीनाक्षी की बातों का बुरा मानकर रूमी अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करके अपने मायके हॉल में बैठी रजनी जी के पास पहुंच जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां सिया भी अपने पति राघव के साथ पहुंचती है। आज मुझे तुम दोनों की बड़ी याद आ रही थी। तुम दोनों यहाँ आ गई। बड़ी लंबी उम्र है तुम दोनों की, लेकिन रूमी तू अकेली आई है। दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? रजनी कुछ समझ पाती तभी वो घबराया हुआ वीरेंद्र भी अपनी कार से पहुंच जाता है। क्या बात है, आज मेरे दोनों दामाद और बेटियां मेरे आंगन में, लेकिन एक बेटी और दामाद खुश हैं और एक परेशान। क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच? बता रूमी। ससुराल में जो कुछ भी हुआ रूमी वो सब रजनी से बताती है। माँ, मेरी वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मम्मी। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। बात बात पर मेरे साथ सब लोग टोका टोकी करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी जी, मेरी माँ की बातों का बुरा मानकर रूमी यहाँ चली आई है। ये तो गलत बात है। गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था रूमी तुझे। रूमी बेटी, तू पहले अपने मायके में थी तो जैसे जी चाहा वैसे रही, लेकिन अब तू अपने ससुराल में है तो अब तुझको वहाँ के नियम और कायदों से चलना होगा। रूमी, सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। अगर तू उनका सम्मान करेगी तो प्यार भी मिलेगा और गलती करेगी तो डांट भी पड़ेगी। देखो रूमी, तुम्हारी बड़ी बहन कितनी समझदार है। तुम अपनी बहन के बिल्कुल ऑपोजिट हो। अगर मेरी बहन इतनी पसंद आ रही है तो तुमको इस गंवार अनपढ़ से शादी करनी चाहिए थी। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी क्यों की? अगर तुम मेरी बड़ी बहन से शादी करते तो तुमको संस्कार मिल जाते जो मेरी बहन में कूट कूट कर भरे हुए हैं। तभी बोलते बोलते रूमी अचानक बेहोश हो जाती है और सभी लोग रूमी को अस्पताल ले जाते हैं। होश में आते ही रूमी खुद को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ पाती है। उसके बगल वाले बेड में सिया भी लेटी हुई थी। सिया के बेड के पास उसके ससुराल वाले और रूमी के बेड के पास उसके ससुराल वाले खड़े थे। वहीं रजनी, रूमी और सिया के बेड के पास खड़ी थी। तभी फाइल हाथ में लिए डॉक्टर आती है। आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस रूमी अब खतरे से बाहर है। वो प्रेगनेंसी में ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उनको चक्कर आ गया था। इन्होंने अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। वो तो अच्छा हुआ इनकी बड़ी बहन का ब्लड ग्रुप इनसे मैच हो गया, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती थी। क्या मेरी बड़ी बहन ने मेरी जान बचाई? मैंने आज तक दीदी से प्यार से बात नहीं की, ना ही उनकी रिस्पेक्ट की, फिर भी दीदी मुझसे इतना प्यार करती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी मुझे माफ कर दो। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वो तो तू अपनी पढ़ाई के घमंड में देख नहीं पाई कि मैंने हमेशा तुझसे प्यार ही किया है, तेरी भलाई ही चाहिए। पापा के गुजर जाने के बाद जब मम्मी को हम दोनों को पढ़ाने में तकलीफ हुई तो मैंने तेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि मम्मी सिर्फ तुझे अच्छे से पढ़ा सके। तू पढ़ने में होशियार थी ना, और मैं तेरे जितना होशियार नहीं थी। जिस दिन तुझे स्कॉलरशिप मिली थी उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैंने ही वो स्कॉलरशिप जीती है, लेकिन मैं तुझसे तब कुछ कह नहीं पाई और उसके बाद तू हर बीतते दिनों के साथ मुझसे दूर होती चली गई। फिर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। रूमी, तेरी सिया सही कह रही है। उसने तेरे लिए शिक्षा चुनी तो मैंने उसे संस्कार दिए, लेकिन तू ये बात कभी समझ नहीं पाई। रूमी बेड से उठकर सिया के पास जाती है और बेड में लेटी सिया को अपने गले से लगाकर, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किस बात की माफी छुटकी? मैंने कभी तेरी बातों को दिल पर लिया ही नहीं। कभी कभी बुरा जरूर लगता था, लेकिन बाद में तेरी नादानी समझकर भूल जाती थी। इस तरह दोनों सगी बहनों ने अपने अपने संस्कार अपने ससुराल में दिखाए, लेकिन अंत में रूमी के समझ में आ गया कि जिस पढ़ाई के घमंड में वो अपनी संस्कारी बहन को नीचा दिखाती रहती थी, दरअसल उसकी पढ़ाई उसी के संस्कारों की वजह से है। और पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी होते हैं। संस्कार के सहारे लोगों का मन जीता जा सकता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा के सहारे ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है।